Good morning to all of you. So in this video we will discuss about the impulse. The impulse क्या होता है? जैसे आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, जब कोई प्लेयर शॉट खेलता है, बॉलर बॉलिंग करता है, कस के बॉल आती है और वो बॉल को हिट करता है, तो बैट पे कितने देर के लिए बॉल पड़ती है? तो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, एक पल के लिए, और वापस चली जाती है। तो उस समय पूछें कि कितना फोर्स लगा, तो ये फोर्स निकालने का सीधा तरीका हमारे पास नहीं है। तो ये पूछे कि इम्पल्स कितना लगा, तो इम्पल्स निकाल लेते हैं और इम्पल्स से ही एवरेज फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पल्स का मतलब क्या होगा? तो जब बहुत लार्ज फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है तो हम बोलते हैं ये इम्पल्स है। और एग्जांपल के लिए हम बैट्समैन का जो शॉट खेलते हैं उसको ले सकते हैं। दूसरा, ये ग्राफ देखिए। हाँ, तो बेसिकली इम्पल्स क्या हुआ? लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर वेरी स्मॉल टाइम। अब इस ग्राफ को थोड़ा देखते हैं, तो इस ग्राफ से हमारा बात बन सकता है। तो इतना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टाइम दिख रहे हैं, ये इतना बड़ा भले लग रहा हो, लेकिन ये बहुत कम टाइम है और फोर्स तेजी से बढ़ता है और घट जाता है। फोर्स जो है वो तेजी से बढ़ा और घट गया, है ना। तो इसमें जो हमारा एरिया निकलता है, चलिए जैसे हम बात करें तो एरिया की बात मैं बाद में करूंगा। तो ये जो एवरेज फोर्स लेते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये जैसे इतने स्मॉल टाइम में ये जो हमारा फोर्स, ये वाला बड़ा, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो ये इतने कम टाइम में ये जो तुम्हारा ये जो आपका फोर्स चेंज हो रहा है, तो हम कौन सा फोर्स लें? कौन सा फोर्स लें? ये वाली लें, ये वाली लें, ये वाली लें, या कौन सी वाली फोर्स लें? ये बहुत स्मॉल टाइम है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि इतने स्मॉल टाइम में इतनी बार इतनी जगह चेंज हुआ है फोर्स की, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक एवरेज फोर्स ले लेते हैं। और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, जैसे कि एवरेज फोर्स जो हो गया, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, तो एवरेज फोर्स जो हो गया वह टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ। इसको जैसे हम पूरा एरिया हम करें, एरिया हम लोग करेंगे तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई ग्राफ के एरिया लेते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही लेते हैं हम लोग। जब एरिया की बात करते हैं किसी भी ग्राफ का, जैसे आप लोगों ने ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स किया होगा काइनेमेटिक्स में, तो जैसे ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो इसका जैसे ये एरिया अगर निकालते हैं तो एरिया में हम लोग क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली v इंटू टी, और v इंटू टी का जो प्रोडक्ट होता है वो डिस्टेंस होता है। तो बेसिकली जब भी एरिया हम कर रहे होते हैं, जैसे एरिया निकालते तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं? जैसे यहाँ पे एरिया निकाला तो इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे एरिया में निकालूंगा तो इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज फोर्स की हम लोग क्या करते हैं कि इससे एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ, और उसको टोटल टाइम से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ये होता है हमारा एवरेज फोर्स। टोटल एरिया मीन्स ये वाली फोर्स, ये वाली टाइम, ये वाली फोर्स, ये वाली टाइम, ये वाली फोर्स, मीन्स एक तरह से कहे तो टोटल फोर्स इंटू टाइम करने के बाद, और उसके बाद फिर हम लोग टोटल टाइम से उसको डिवाइड कर देते तो अल्टीमेटली जो हमारे को फोर्स मिल रहा होता है वही होता है हमारा एवरेज फोर्स। तो ये एरिया बेसिकली हमको यहाँ पे क्या देता है? ये एरिया हम लोगों को बेसिकली क्या देता है? तो ये एरिया जो होता है यहाँ पे, वही एरिया हम लोगों को देता है इम्पल्स। तो हमेशा ये याद रखें कि ये एरिया हमको क्या देगा? तो इम्पल्स देगा। तो इम्पल्स का मतलब क्या हो गया? ये जो हो गया ये टोटल एरिया ही एक तरह से कहें तो इम्पल्स हो गया। एक्चुअली इसको पहले और इसको बाद में लिखना चाहिए था, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज फोर्स ड्यूरिंग, ये जैसे एवरेज फोर्स अगर की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे, और एवरेज फोर्स क्यों ले रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में कितने दफ़ा ये फोर्स मेरा चेंज हुआ है।
तो इस वजह से हम लोगों ने किस फोर्स को लें, इसलिए हम लोगों ने एक एवरेज फोर्स ले लिया। तो और एरिया हमारा यहाँ पे क्या देता है, तो एरिया यहाँ पे देता है हमारा इम्पल्स। तो टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ इज नथिंग बट द इम्पल्स, टोटल एरिया इज इम्पल्स, टोटल एरिया इज इम्पल्स। तो एरिया क्या दे रहा है हमारा, इम्पल्स दे रहा होता है। तो ये इम्पल्स जो होता है ये क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स इंटू टोटल टाइम। तो इम्पल्स इज एवरेज फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स इज एवरेज फोर्स इंटू टाइम, है ना। तो यहाँ से एवरेज फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो एवरेज फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स जो हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, इम्पल्स को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, इम्पल्स को हम लोग अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो ये जो हमारा आएगा ये आ जाएगा हमारा एवरेज फोर्स, है ना। एवरेज फोर्स क्या था पहले, यहाँ पे हम लोग देखिए टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम। तो इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि ये टोटल एरिया इज नथिंग बट द इम्पल्स। तो एवरेज फोर्स इज इम्पल्स बाय टाइम। तो और इम्पल्स क्या है, तो बस जो एरिया निकाल दीजिए वही हमारा क्या हो जाएगा, इम्पल्स। तो इम्पल्स को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज फोर्स। नोट करें एक इंपॉर्टेंट चीज, तो जब हम फोर्स की बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये देखिए बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि हमारा क्या कहता है कि फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो यहां से चेंज इन मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूं, यदि मैं फॉर स्मॉल टाइम के लिए मैं बात करूं, ये चेंज इन मोमेंटम अगर मैं स्मॉल टाइम के लिए मैं बात करूं, ये चेंज इन मोमेंटम जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जैसे ये F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। अगर ये मैं स्मॉल टाइम के लिए मैं बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा T। अगर T बहुत स्मॉल है फॉर स्मॉल टाइम तो F डेल्टा T क्या हो जाता है हमारा, फोर्स। दिस इज एवरेज फोर्स। अगर स्मॉल टाइम में हम लोग जब फोर्स देख रहे होते तो यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स इंटू टाइम ये क्या आ जाएगा हमारा, एवरेज फोर्स इंटू टाइम इज नथिंग बट इम्पल्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। कंडीशन क्या है कि टाइम हमारा अगर स्मॉल है तो हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स ही कहा जाता है अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हैं तो। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हैं तो इम्पल्स ही हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ये एक आता है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं ना। यूनिट ऑफ इम्पल्स तो आप जान रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा भाई, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का न्यूटन इंटू टाइम का सेकेंड। तो इम्पल्स का यूनिट जो आता है वो हमारा आता है न्यूटन second. Now some examples of it. So we can see impulse is change in momentum. Also if impulse is more we can say the average force is also more. अगर impulse ज़्यादा होगा तो average force भी मेरा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप देखोगे क्रिकेट में जो क्रिकेटर कैच करते हैं बॉल को, तो बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है कि चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स है, बॉल किस स्पीड से आ रहा है उसका इनिशियल मोमेंटम फिक्स्ड है। आपके हाथ में आकर के वो बॉल का स्पीड जीरो होने वाला मीन्स वो भी आपका फिक्स्ड है, मीन्स चेंज इन मोमेंटम फिक्स्ड है, चेंज इन मोमेंटम हमारा फिक्स्ड है। तो क्या होगा कि ये बहुत स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम के लिए होगा, ये बहुत स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम के लिए होगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि इम्पल्स ज़्यादा हो जाएगा। स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में अगर चेंज इन मोमेंटम हो रहा होता है, अगर स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में, ये देखिए जब स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में अगर चेंज इन मोमेंटम हो रहा होता है, अगर चेंज इन मोमेंटम हाई है तो यहाँ पे फोर्स भी हाई होगा, मीन्स इम्पल्स वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो उसको हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे, तो ये ऑलरेडी हम लोग ये काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे टाइम को इंक्रीज कर दें। यदि ये चेंज इन मोमेंटम जो कम समय के लिए था जिसकी वजह से ज़्यादा फोर्स वहाँ पे जनरेट होने वाला है, तो अगर टाइम को मैं इंक्रीज कर दूँ, अगर मैं टाइम को इंक्रीज कर दूँ मोमेंटम को स्लो करने के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स भी घट जाएगा। टाइम इंक्रीज कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा फोर्स
डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स्ड है ना मेरा, चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स्ड है। अगर टाइम को मैं डिक्रीज करूं, ये तो फिक्स्ड हो गया, चेंज इन मोमेंटम हमारा कांस्टेंट हो गया, मींस इंपल्स तो कांस्टेंट है हमारा। तो अगर यदि मैं टाइम को इंक्रीज करूं तो ये डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर टाइम स्मॉल रहेगा तो ये फोर्स काफ़ी अधिक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम स्लॉट को इंक्रीज कर देते हैं। टाइम को इंक्रीज करेंगे तो हमारा फोर्स, एवरेज फोर्स जो लगने वाला है वो घट जाएगा और हमको चोट नहीं लगेगी। और एग्जाम्पल है जैसे जंपिंग ऑन सैंड, जैसे आप लॉन्ग जंप लेते हैं, हाई जंप लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, सैंड वगैरह यूज़ किया जाता है या फिर वहाँ पे कुशन्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर्स टाइप ऑफ थिंग को यूज़ किया जाता है, ताकि अगर उस पर हम जंप लें तो वहाँ पर भी चेंज इन मोमेंटम फिक्स है कि आप किस स्पीड से गिर रहे हो और वहाँ पे गिरने के बाद आपकी स्पीड हो जाने वाली है 0। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा फिक्स है, दैट इज ऑल्सो फॉर अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। तो वहाँ पे जो फोर्स जो होने वाला है वो काफ़ी हाई होने वाला है। तो कैसे क्या करें कि वहाँ पर हमारा फोर्स, जो एवरेज फोर्स जो वहाँ पे जनरेट होने वाला है वो स्लो हो जाए। तो ऐसा है कि चेंज इन मोमेंटम के लिए हम लोग टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दें ताकि हमको चोट कम लगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि चेंज इन मोमेंटम फिक्स्ड है और स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम के लिए होगा तो वो इम्पल्स एक्ट करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टाइम को इंक्रीज हो, वो मोमेंटम लोअर को छोटा करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुशन्स यूज़ करते हैं ताकि वो दबे और टाइम को इंक्रीज करें। इससे जो फोर्स डेवलप होने वाला है वो कम हो जाए। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपके ग्रोसरी का जब पैकिंग होता है या फिर कप ग्लास वगैरह का जो पैकिंग होता है, तो आप देखोगे कि उसको न्यूज़पेपर्स के साथ लपेट करके या उसके अंदर जो सूखे घास होते हैं ना, जो मीन्स व्हाट मीन्स सूखे जो जिसको बोलते चावल का मीन्स जो होता है पुआल जिसको बोलते हैं, उसके साथ उसको भर के रखे जाते हैं ताकि वो आपस में लड़े नहीं, और अगर लड़ भी जाए तो वहाँ पे जो उनके बीच का जो लड़ने का जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाए, ताकि वहाँ पे फोर्स जो एवरेज फोर्स है वो डिक्रीज़ कर जाए, है ना, ताकि वो टूटे नहीं तो क्या होगा, आपस में दो हार्ड थिंग्स हैं वो आपस में लड़ेंगे और उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स्ड होने वाला है। अभी वो टाइम को अगर यदि स्मॉल रहेगा तो वहाँ पे जो एवरेज फोर्स डेवलप करने वाली है वो काफ़ी हाई हो जाएगी और वो आपस में लड़के टूट सकते हैं, है ना। आपने बाइक्स में जो लगे होते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स, उनका भी वही काम होता है ना। बेसिकली हम लोग बोलते हैं शॉकर बट एक्चुअली इट इज़ अ शॉक एब्जॉर्बर। तो हमारे जो बाइक में होता है तो वो भी क्या हो रहा होता है कि लार्ज फोर्स को डिक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द टाइम स्पैन, सो दैट हमारा जो चेंज इन मोमेंटम का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए, है ना। नहीं तो वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। So this was all about the impulse. Now next is conservation of momentum. Already I have discussed something in the last video. थोड़ा सा और पहले भी पढ़ा था और आगे बढ़ेंगे, और एक मैथमेटिकल प्रूफ भी जो आपके NCERT में दिया हुआ है वो भी कर लेते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए क्या था कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक सिस्टम ऑफ के लिए होता था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता था, किसके लिए होता था, एक सिस्टम के लिए होता था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सो लेट अस सी अ मैथमेटिकल प्रूफ। सो बिफोर वी डिस्कस, ये बेसिकली मैं एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये बेसिकली जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था ये किसके लिए, ये कहानी किसके लिए था, तो ये सिस्टम के लिए था। और फोर्स जो यहाँ पे लग रहा होता है ना, वो जैसे दो कार हम लोगों ने लिया था और आपस में उनके बीच में कॉलिजन हुआ था, तो टक्कर हुआ था, तो वो दोनों कार को मैंने एक सिस्टम मान लिया था। तो उनके बीच में जो फोर्स जो लगने वाले फोर्स को, वो हमारा क्या हो गया था, इंटरनल फोर्स हो गया था। अगर यही हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो मोमेंटम हमारा कंजर्व नहीं होगा,
है ना। इस बात को आप ध्यान पे रखेंगे। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो अलग से फोर्स लग जाएगा, दोनों आपस में टकराएगा तो उसको एक सिस्टम नहीं माना जाएगा। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी इन दोनों को एक सिस्टम कंसीडर कर लिया था, इसलिए इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो हमारे लिए एक सिस्टम माना गया और इस वजह से वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एक मैथमेटिकल प्रूफ पे जो काफ़ी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ। इसके लिए सबसे बड़ा क्या कंडीशन है कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होना चाहिए, अलग अलग नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जैसे हम लोगों ने ये किया कि यहाँ पे लिख लेते हैं, कंसीडर टू बॉडीज A and B with initial momenta PA and PB. The body collides and get apart with momenta with final momenta PA dash and PB dash। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्या किया है कि ये सपोज दैट बॉडी A है, ये बॉडी B है, इसके पास जो इनिशियल मोमेंटा है वो है PA और इसके पास जो मोमेंटा है PB। ये हो गया बिफोर कॉलिजन। दिस इज योर सिस्टम बिफोर कॉलिजन। अब ये क्या हो गया कि आपस में ये टक्कर हुआ, है ना, ये आपस में ये टक्कर हुआ। टक्कर होने के बाद जो क्या है, इनके पास जो अपना स्पीड था वह चेंज कर गया, जिसकी वजह से इनका मोमेंटम चेंज कर गया, से PA डैश और ये PB डैश। नाउ अब जो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे ये बिफोर, दिस इज योर बिफोर कोलिजन, और ये जो है हमारा सिचुएशन आफ्टर कोलिजन, सिचुएशन आफ्टर कोलिजन, और ये जो है हमारा यहाँ पे कोलिजन हुआ। ये दोनों को मैंने एक सिस्टम माना है। अगर इन दोनों को अलग अलग मान लें तो ये नहीं चलेगा। चूंकि इसको मैंने एक सिस्टम माना है इसलिए इनके बीच में जो आपस में जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्सेस, है ना, वो हमारा हो जाएगा इंटरनल फोर्सेस। चलिए, तो यहाँ पे अगर यदि हम लोग देखें, जैसे जब यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे जो एक्शन रिएक्शन हो रहा होगा, एक्शन रिएक्शन जो हो रहा होगा यहाँ पे, ना एक्शन क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एक्शन ए ने बी पे एक फोर्स लगाया। तो एक्शन जो की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम मीन्स ये बी का, ए ने जो बी पे लगाया तो बी पे जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो क्या था, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय जो टाइम लगा। नाउ नेक्स्ट इज योर रिएक्शन,
रिएक्शन की मैं बात करूं तो ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ये क्या है हमारा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बाय टाइम। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि जैसे एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये हमारा सिचुएशन बनेगा यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। तो यहाँ पे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इनके बीच में जो लगा ये हमारा हो जाएगा इंटरनल फोर्स, ये आपस में एक दूसरे पे लगाया, और चूंकि इन दोनों को मैंने एक सिस्टम माना है तो एफ ए बी को मैं लिखूं अगर, तो ये क्या हो जाएगा पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल्स टू माइनस पी बी डैश माइनस पी बी, तो ये डेल्टा टी आपस में कैंसिल्ड आउट हो गया। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल्स टू माइनस पी बी डैश माइनस माइनस प्लस पी बी। नाउ इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा माइनस पी ए माइनस पी बी, और इधर पे हो जाएगा माइनस, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको मैं इधर ले गया तो ये आ जाएगा मेरा माइनस पी ए डैश माइनस पी बी डैश। अभी दोनों तरफ से मैं माइनस को कॉमन निकाल के और काट देता हूँ तो मेरे को बचेगा पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू पी ए डैश प्लस पी बी डैश। तो व्हाट वाज दिस, पी ए प्लस पी बी वाज the initial momentum of the system before collision. This was, what is this? So this is initial momentum of system before collision is equals to, ये क्या है हमारा फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कॉलिजन। तो ये जो आया हमारा कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ये कब आया, जब हम लोगों ने इन दोनों को एक सिस्टम माना, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स था अगर था भी तो वो हमारे लिए क्या हो गया, इंटरनल फोर्सेस हो गया। और इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंटरनल फोर्सेस कोई चेंज अकर नहीं करते हैं, चेंज अगर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं लगेगा तो ऐसे में जब टक्कर होगा तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वह इंटरनल फोर्स है। इस वजह से यहाँ पे मोमेंटम हमारा क्या आया, कंजर्व हो गया। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। हाँ, जैसे एक मैं ये डिस्कस करना चाहूँ कि जैसे हमने क्या बोला कि एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो हो, है ना, तब हमारा क्या होता है, मोमेंटम इज कंजर्व। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है। ये हमारा कंडीशन था, है ना, कि इंटरनल फोर्सेस से हमको कोई लेना देना नहीं होता था। जैसे अगर यदि इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो एक्सटर्नल फोर्सेस को मैं लिख सकता हूं बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन dp बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। अगर मैंने माना कि f एक्सटर्नल इज जीरो तो dp बाई डी टी इज जीरो। तो यहाँ से हम लोग, आप लोग पढ़े भी होंगे कि किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो हो रहा है इसका मतलब p क्या है, हमारा कांस्टेंट होना है। यहाँ से भी आप क्लियर हो रहा है ये बात, है ना। इंटरनल फोर्सेस हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्सेस का होना नहीं होना है ना। ये तय है कि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे दिया हुआ है, अ गन ऑफ मास 20 kg, a gun of mass 20 kg fires a bullet
of 200 gram with velocity of 100 kilometer per hour. Find out recoil velocity of gun. Find out recoil velocity of gun. Find out recoil velocity of gun. जैसे ये दिया हुआ है कि एक गन है. देखिए ऐसा जो भी क्वेश्चन होता है ये सारा का सारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही है. जैसे बोल रहा है कि ये गन था, इसके अंदर भी बुलेट था, लेकिन क्या है कि इनिशियली ये दोनों क्या है, रेस्ट में है. अब क्या बोल रहा है कि अब जैसे बुलेट फायर हो गया एंड इट इज़ गोइंग ऑन दिस साइड, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या था, 0. अभी ये जो फाइनल मोमेंटम है तो ये फाइनल मोमेंटम भी हमारे को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या है कि भाई इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0. जैसे कि हम लोग बोले कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू 0, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया. और फाइनल मोमेंटम में क्या है कि इस बुलेट का मोमेंटम प्लस इस गन का मोमेंटम, तो ये मान लेता हूँ मास ऑफ गन इनटू द वेलोसिटी ऑफ दिस गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू ये कैपिटल वी ले लेता हूँ इनटू वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट. ये दोनों मिलाकर के हमारा क्या होना है, 0 होना है. ये जो v है यही v हो जाएगा हमारा, ये मान लेता हूँ v, और ये है v जो इसका गन का वेलोसिटी है. ये दोनों को मिला करके हमारा क्या होना है, 0 होना है. तो यहाँ से हम लोग, और यही जो v है यही हमारा है रिकॉइल वेलोसिटी, यही v है रिकॉइल वेलोसिटी. तो यहाँ से लिख सकते हैं एम वी इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल एम वी. तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू वी. अभी यहाँ पे देख रहे हो कि नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, अगर यदि बुलेट इधर गया है तो ये गन इस तरफ जाएगा, रिकॉइल पीछे की ओर, है ना, पीछे की ओर चला गया. तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो m स्मॉल m इज मास ऑफ बुलेट. मास ऑफ बुलेट इज 200 ग्राम, मीन्स उसको kg में कन्वर्ट कर दिया, इंटू दिस मास इज 20 kg, इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट. वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 100 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 कर दिया. अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ. ये सारा कट गया, तो हमारा जो वेलोसिटी आया ये आया -5/18 मीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट इज दिस नेगेटिव साइन शोइंग कि अगर बुलेट इधर गया है तो गन किधर गया है, पीछे की ओर. सो दिस इज योर रिकॉइल वेलोसिटी. दिस इज योर रिकॉइल वेलोसिटी. इनिशियल मोमेंटम 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये अभी तो रेस्ट में है, कोई मूवमेंट है ही नहीं. और उसके बाद फिर जब हम बुलेट आगे गया तो गन पीछे गया, क्योंकि कम जब इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल इन दोनों को मिलाकर भी मोमेंटम क्या होना है, 0 होना है. तो चलिए ये था रिकॉइल वेलोसिटी. अब आगे का हम लोग डिस्कशन करते हैं और सीखते हैं हम लोग कि मास, वेट एंड मास. वेट एंड मास क्या होता है. तो मास का डेफिनेशन हमने पढ़ा है, द मैटर कंटेन्स इन इट. मास क्या है, द मैटर कंटेन इन अ बॉडी, और सिंपल वो में बोले तो इन इट, है ना. तो ये तो पढ़ते आए हैं, ये बहुत अच्छा तो नहीं है, कंफ्यूजन रहता है इसमें. लेकिन आपको बताया था कि मास हम कैसे निकालते हैं. अगर याद ना हो सकता है नहीं बताया हो, तो अगर यहाँ पे जैसे हम लोग मास निकालने का तरीका क्या है. जैसे सपोज दैट एक बॉडी है, ये इस स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है ना, ये एक इस स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है और इस पे हमने फोर्स लगाया. तो इसमें हम लोगों ने फोर्स लगाया और सपोज दैट इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ a.
और ये क्या है, ये स्मूथ टेबल है, दिस इज स्मूथ टेबल मीन्स इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई ओपोजिशन फोर्स नहीं लग रहा है। तो बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहां से M इज इक्वल्स टू F बाय ए होगा। तो ये जो तरीका है, हम लोग इस तरीके से मास को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि इस बॉडी पे हमने जो फोर्स लगाया हुआ F था, इट वाज केप्ट ऑन दिस फ्रिक्शनलेस टेबल, है ना। तो फोर्स लगाया F और इसके अंदर एक्सेलरेशन डेवलप हुआ A। तो हम लोग कह सकते हैं कि M इज इक्वल्स टू F बाई ए, बिकॉज F वॉज इक्वल्स टू एम ए। तो इस तरह से हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास मास आता है, और वह मास वैरी नहीं करता है नॉर्मल सिचुएशन में। ये मास जो है वो वैरी नहीं करेगा नॉर्मल सिचुएशन। ये कब वैरी करता है, जब मास, एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि मास भी वैरी करता है, लेकिन उसकी वैरी करने के लिए क्या कंडीशन है कि जब उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे आगे आप लोग पढ़ोगे कि एक होता है रेस्ट मास और एक होता है मास इन मोशन। तो जब मास मोशन में आता है तो वह बदलता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी भी काफ़ी अधिक होनी चाहिए। बोले तो लाइट के स्पीड के आसपास होनी चाहिए वेलोसिटी। अगर कम वेलोसिटी है तो ना के बराबर चेंज आएगा, है ना। अगर जैसे कम वेलोसिटी है, जैसे 10-20 मीटर पर सेकेंड की बात करें, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या हम लोग बोला कि दो तरह का मास होता है, एक जो जिसको हम लोग कहते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास को हम लोग डिनोट करते हैं एम नॉट से, और एक होता है मास इन मोशन। तो मास इन मोशन को हम लोग क्या कहते हैं कि m इज इक्वल्स टू एम नॉट 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वेयर एम नॉट इज द रेस्ट मास एंड v इज द स्पीड ऑफ द मास बॉडी, है ना, किस स्पीड से मूव कर रहा हो। यदि ये v बहुत छोटा हो, v काफ़ी छोटा हो, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो ये इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, m इज इक्वल्स टू एम नॉट। लेकिन यही v अगर यदि कंपेरेबल हो, अगर हमारा स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, स्पीड ऑफ लाइट के मीन्स इसके आसपास हो, है ना। जैसे सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि अगर यदि कोई एक बॉडी c स्पीड से चल रहा हो, स्पीड ऑफ लाइट से ही चल रहा हूँ, मान लेता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर यदि मैं मान लेता हूँ कि ऐसो किसी का कोई एक बॉडी है जिसका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो, तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी 1, तो 1 माइनस 1 विल बी 0। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 विल बी अनडिफाइंड, उसका मास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अनडिफाइंड मीन्स कितना हो जाएगा वो भी पता नहीं, है ना। तो जैसे आप कंपेयर करना चाहते हो, मान लेते हैं ये 1.5 ही है ना स्पीड। ये जैसे मान लिया v हमने 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर ऐसा रहा तो ये 1.5, ये तो ऐसे केस में हमारा मास क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस 1.5 इंटू 10⁸ बाई 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। तो ये कट गया, ये 2 कट गया, तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू एम नॉट बाई 1 माइनस 1/4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, m इज इक्वल्स टू एम नॉट बाई 4 माइनस 1 3/4। तो ये m इज इक्वल्स टू 4 का 2 हो जाएगा बाहर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2m0 बाई √3। तो यू कैन सी 2 इसका मास हमारा बढ़ जाएगा, नॉर्मल से हमारा मास जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। देखोगे कि आप ये हमारा मास क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अगर जैसे स्पीड हमारा बॉडी का स्पीड है 1.5 इंटू 10⁸, मीन्स हम लोग देख सकते हैं कि स्पीड के चेंज करने से हमारा क्या आता है कि मास कांस्टेंट नहीं रहता है, मास चेंज करता है, बढ़ जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मास। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वेट। सो व्हाट वी नो अबाउट वेट, दैट वेट इज इक्वल टू mg। हम लोग अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं कि वेट क्या होता है, तो भाई वेट इज इक्वल्स टू mg, हमने यही पढ़ा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ सीखेंगे हम लोग, तो वो क्या है कि जो वेट होता है
वो होता है जो हम महसूस करते हैं। वेट क्या है? जो हम महसूस कर रहे होते हैं, है ना। ऐसे यूज कर देना कि वेट इज इक्वल टू mg, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ते आ रहे थे, ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो वेट क्या होता है? जो हम महसूस कर रहे होते, जैसे ये एक बंदा इस पे खड़ा है, तो ये इसको दबा रहा है नीचे mg फोर्स के साथ, तो ये एक रिएक्शनरी फोर्स इस पे लगाएगा। ये जो एक रिएक्शनरी फोर्स लगाएगा इस, तो वेट क्या होगा कि ये रिएक्शनरी फोर्स जो ये रिएक्ट कर रहा है, ये जो महसूस कर रहा है ना, तो वेट क्या होगा कि तो रिएक्शनरी फोर्स, ये जो बेसिकली ये जो क्या महसूस कर रहा है, ये जो बंदा है ये महसूस कर रहा है ये रिएक्शन को, इसने ये लगाया वेट mg, ये अपना जो फोर्स लगाया वो लगाया mg, ये क्या महसूस कर रहा होगा? ये जो महसूस करेगा वो होगा हमारा वेट। तो वेट बेसिकली हम लोग कह सकते हैं वेट इज नथिंग बट अ रिएक्शनरी फोर्स। वेट इज नथिंग बट रिएक्शनरी फोर्स। दैट मीन्स अगर रिएक्शन जनरेट नहीं हुआ तो वेट पता ही नहीं चलेगा। तो हमको वेट क्यों पता चल पा रहा है? तो चूंकि हम, जैसे हम ज़मीन पे खड़े हैं, हम ज़मीन पर खड़े हैं और ज़मीन हम पर रिएक्शन लगा रही है, इसलिए हमको वेट पता लग पा रहा है ना। सपोज दैट अगर यदि आप छत से जंप कर जाए तो उस समय रिएक्शन वाली कोई बॉडी नहीं मिलेगी हमको, तो हम क्या फील करेंगे? अगर आप छत से गिर जाओ, छत से कूद जाओ, तो अभी ज़मीन पे खड़ा है तो ये ज़मीन हम पे एक रिएक्शनरी फोर्स लगा रहा है, तो हमको महसूस हो रहा है कि हमारा कुछ वेट है। अगर हम छत से कूद जाते हैं तो उस समय तो रिएक्शनरी फोर्स लगाने वाला कोई बॉडी है ही नहीं वहाँ पे, तो उस समय हमको क्या महसूस होगा, क्या फील करेंगे हम लोग? तो कहेंगे वेटलेसनेस। कोई वेट महसूस नहीं होगा, है ना, कोई वेट महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पर रिएक्शनरी फोर्स लगाने वाला कोई चीज़ है ही नहीं। तो जब हम रिएक्शनरी फोर्स लगेगा ही नहीं हम पे, तो हमको वेट क्या महसूस होगा? कुछ नहीं होगा। तो व्हाट इज वेट? तो वेट किन लिख सकते हैं? वेट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी एज अप्लाइड बाय the surface in contact। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिएक्शनरी फोर्स। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो रिएक्शनरी फोर्स नाम देते हैं। जैसे इस नॉर्मल सिचुएशन में इसमें क्या हो रहा है कि सपोज दैट इसका कोई भी वर्टिकल मोशन नहीं है, इसका कोई भी वर्टिकल मोशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू mg। कोई भी वर्टिकल मोशन में, कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, तो ये जो क्या रिएक्शन महसूस करेगा? तो mg महसूस करेगा, क्योंकि यहाँ कोई नेट फोर्स मिलेगा नहीं उस डायरेक्शन में। अगर नेट फोर्स होता तो उस डायरेक्शन में ये जाता, सपोज दैट ये ऊपर जा रहा होता तो नेट फोर्स की वजह से ये ऊपर जा रहा होता, लेकिन ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रही है, कहीं जा ही नहीं रहा है। उसका मतलब क्या है? दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, है ना। अगर डायरेक्शन की बात करें, अगर डायरेक्शन की बात करें तो R इज माइनस mg। माइनस mg कहने का मतलब क्या हो गया कि ये उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है और उसके बराबर होता है। मीन्स ये इसका डायरेक्शन, जो रिएक्शनरी फोर्स का डायरेक्शन है, ये mg के जस्ट अपोजिट होता है ना। तो R इज इक्वल्स टू mg, वो तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट। सो नाउ लेट अस प्रोसीड एंड टेक द केस ऑफ लिफ्ट। ये वेट का डेफिनेशन हो गया। सो नाउ लेट अस प्रोसीड एंड हम लोग एक एक करके उसके कुछ केस में को डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वेट ऑफ पर्सन इन लिफ्ट।
वेट ऑफ पर्सन इन लिफ्ट। ये एक पहला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब लिफ्ट इज स्टेशनरी, जब लिफ्ट स्टेशनरी है, जैसे ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसका स्टेशनरी है मतलब ये कहीं जा नहीं रहा है, ये लिफ्ट स्टेशनरी है, इक्वल टू जी। तो ये इधर पे एक फोर्स लगाने वाला है mg और ये लिफ्ट इस पे एक रिएक्शनरी फोर्स लगाने वाला है ये r। तो क्या है कि जब ये ना तो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि r माइनस एम जी नेट फोर्स तो कुछ है नहीं, नेट फोर्स 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। आई होप ये समझ में आ रहा हो, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि r इज इक्वल्स टू एम जी, R इज इक्वल्स टू एम जी। मीन्स जब लिफ्ट रुका हुआ है तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा रिएक्शनरी फोर्स है वो एम जी के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या महसूस करेंगे, अपना एक्चुअल जो वजन है, अपना जो एक्चुअल वेट है उसको हम लोग महसूस करेंगे, है ना। तो बेसिकली वेट क्या होता है, जो हम लोग महसूस कर रहे होते हैं। नाउ इन द सेकेंड केस, सेकेंड केस हम लोग लेते हैं लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग, अपवर्ड। अब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर एक्सिलरेट कर रहा है, जैसे ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये mg इधर पे लग रहा है, ये रिएक्शनरी फोर्स इधर पे लग रहा है और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि चूंकि ये बढ़ रहा है आगे तो इसमें एक नेट फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑलवेज वी नो कि बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू नेट फोर्स। एक तरफ 10 न्यूटन लग रहा है, दूसरी तरफ 2 न्यूटन लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि टोटल फोर्स क्या लग रहा है, तो 10 माइनस 8। तो उसी तरह से ये बॉडी ऊपर जा रहा है तो ये रिएक्शनरी फोर्स ऊपर लगा, R इज अ बिगर फोर्स माइनस mg इज अ स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स ma। तो ये जो आया R, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये mg को इधर ले जाऊं तो mg प्लस ma। तो यहाँ से हमारा जो रिएक्शनरी फोर्स है वो क्या हो जाएगा, mg प्लस a। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आप पर रिएक्शन लगेगा वो आपके वेट से ज़्यादा होने वाला है। यहाँ जो रिएक्शन लगने वाला है वो आपके वेट mg से ज़्यादा होने वाला है, ज़्यादा होगा। तो आप फील क्या करेंगे कि जैसे लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है, और आप फील किए भी होंगे, आप महसूस भी किए होंगे कि जैसे लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है आपको लगता है आप भारी होते जा रहे हैं, आप भारी महसूस होता है आपको। So why we feel heavier? Because the reaction force is more than your normal force. The normal force was mg and the reaction force is more than your normal force. तो हम लोग कह सकते हैं कि R is greater than mg, इसलिए हमारा क्या होता है कि जैसे लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है तो we can say कि the weight increases। तो यहाँ पे क्या होता है कि weight keep on increasing ना। अब एक केस 3 देखते हैं, लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड। अगर लिफ्ट आपका नीचे की ओर एक्सिलरेट कर रहा है, अब यहां पे अगर यदि मैं बात करूं तो अब ये नीचे जा रहा है, मीन्स ये फोर्स बड़ा हो गया, तो mg माइनस r इज इक्वल्स टू ma नेट फोर्स बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से r देखें तो ये हो जाएगा mg माइनस ma, तो r इज इक्वल्स टू mg माइनस a। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप पे जो रिएक्शन लगने वाला है वो आपके एक्चुअल फोर्स से कम होगा।
आप फील भी आपको महसूस होगा कि आप हल्के होते जा रहे हैं। अगर लिफ्ट जैसे 0 से स्टार्ट किया, दूसरे माले पे गया, चौथे माले पे गया, छठे माले पे, 10वें माले पे गया, तो आपको लगेगा कि वेट बढ़ रहा है। लेकिन 10वें माले से 8वें माले में आया, 8वें माले से छठे माले में आया, तो आप धीरे धीरे जैसे नीचे आता है तो आपको महसूस होगा कि आपका वेट डिक्रीज कर रहा है। आपको हल्का महसूस होगा, आपको हल्का महसूस होता है ना। तो जब भी जैसे यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपका जो रिएक्शनरी फोर्स है वो आपके एक्चुअल फोर्स से कम है। तो आपको महसूस होगा कि जब लिफ्ट डाउन नीचे की ओर जाता है तो आपको लगता है कि आप हल्के होते जा रहे हैं। जैसे और मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं और मैं एग्जांपल दूं, जैसे रॉकेट में लोग जो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चले जाते हैं, उनको नॉर्मल ट्रेनिंग के बाद भेजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई रॉकेट जब ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा होगा विद सम एक्सीलरेशन, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। वेट बदलने लगेगा ना, वो जैसे ऊपर जाएगा उसका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वेट बढ़ना जैसे फॉर एग्जांपल ने, जैसे सनी देओल का हाथ, ये 2.5 किलो का हाथ, दिस इज 2.5 किलो हाथ। अभी क्या है कि जैसे जैसे ऊपर लिफ्ट एक्सेलरेट कर लिफ्ट रॉकेट एक्सेलरेट करता चला जाएगा, मीन्स एक्सेलरेशन उसका बढ़ता चला जाएगा, ये हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वो 2.5 किलो का हाथ 3 किलो हो जाएगा, 3 किलो से 4 किलो हो जाएगा, 4 किलो से 5 kg हो जाएगा। अगर यदि A इज इक्वल्स टू G हो जाए, जैसे हमारा क्या है कि अभी मान लेते हैं 2.5 kg का हाथ है, तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, चलिए 2.5 जैसे हमारा लग रहा है। मान लेते A हमारा G के बराबर हो जाए, A हमारा G के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, है ना। A इज इक्वल टू G, तो G प्लस G इज 2G, तो 2 टाइम्स mg हो जाएगा। मीन्स यही 2.5 किलो का हाथ अब 5 kg का हो जाएगा, है ना। अभी क्या है कि नॉर्मली आपका जो बॉडी है वो 2.5 kg के लिए हैबिचुएटेड है, या 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो आप अगर आप उठाते तो बॉडी आपका समझता है उतने के लिए वो आपने ट्रेन कर रखा है कि इतना उठाना है। अब पता चला कि आपका हाथ का वजन 3 गुना हो जाए, मान लेते हैं यही G एक्सीलरेशन, अगर ये जो रॉकेट का जो एक्सीलरेशन वो 2 टाइम्स G हो जाए, है ना, 2 टाइम्स G हो जाए, 2G, तो ये टोटल हो जाएगा 3G। मीन्स टोटल वेट आपका 3 गुना बढ़ जाएगा। मीन्स यही 2.5 किलो का हाथ अब 7.5 kg का हो गया। अब पता चला कि आप अपना ही हाथ नहीं उठा पा रहे हैं। मान लीजिए और भी ऊपर चला जाए और ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं हमारा 4G के बराबर हो जाए, तो यही आपका हाथ क्या हो जाएगा, 10 kg का हो जाएगा, है ना। इस तरह से और ऊपर चलते चले जाएं, चलते चले आप मान लेते हैं अगर यदि आपका जो एक्सेलरेशन या जो टोटल एक्सेलरेशन है वो 8G के बराबर हो जाए तो आदमी कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? अपनी वेट की वजह से वो कोलैप्स कर जाएगा, है ना, क्योंकि उसके हर चीज़ भारी हो जाएंगे, हाथ भारी हो जाएगा, पेट भारी हो जाएगा, है ना। फिर मीन्स बेसिकली अगर यदि देखा जाए कि अगर यदि ये 5G से ऊपर हो जाता है तो खतरा स्टार्ट हो जाता है, 5G, है ना। 5G से के ऊपर से क्या हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आप कह सकते हो कि आपका हर चीज़ भारी हो चुका होता है, आपकी किडनी, आपके फेफड़े, आपके हार्ट, यहाँ तक कि मैं बात करूँ हार्ट की, तो जैसे हार्ट का नॉर्मल जो वेट होता है वो 250 ग्राम होता है ना। अभी क्या है कि अभी मान लेते 5G पे पहुंच गया है एक्सेलरेशन, यही अब हार्ट है सो 1.25 kg का हो गया है ना। और क्या है कि एक मीन्स एक 2.5 ग्राम यू कैन से कि 250 ग्राम ऑफ हार्ट जो है आर्टरीज में जो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा होता था, इतना हेवी होने के बाद वो प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पाएगा, है ना, ठीक से नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से, है ना, अब इमेजिन कर सकते हैं जो काम जिसके 250 ग्राम का कर रहा था अभी वो 1.5 kg का हो गया, तो वो वैसा फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। इवन आपके आर्टरीज भारी हो जाएंगे, आपकी किडनी भारी हो जाएगा, आपका फेफड़ा तक भारी हो जाएगा, हर चीज़ ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि आप बिना ट्रेनिंग के गए, आप रॉकेट में 5G अचीव करते करते आप क्या बोल दिए, ख़त्म हो गया आदमी। पता चला है कि अब रॉकेट चलाएगा कौन, उसका ड्राइवर तो मर गया। तो
काफ़ी साइंटिफिक तरीके से वहाँ पे साइंटिफिकली उतने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, और वो सारे चीज़ जो रिक्वायर्ड होते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो लॉट मैनी अबाउट दैट। सो उतने ट्रेनिंग के बाद ही उसको वहाँ पे भेजा जाता है। सो बाय दिस वी डिस्कस्ड अबाउट द मास एंड वेट। थैंक यू।